हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इससे पहले एक पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं किसका, डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट का। ठीक है, देखो पार्ट 1 में मैंने एक केस करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि जो स्ट्रक्चर है वो वॉल से अटैच है, पर उसमें जो लोड लग रहा है वो इसेंट्रिक लोड लग रहा है। इसेंट्रिक लोड मतलब इसेंट्रिक लोड तो यहाँ भी लग रहा है, पर वहाँ कैसे लग रहा है, वहाँ लग रहा है इसेंट्रिक लोड जो बोल्ट है जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लग रहा है बोल्ट की, मतलब इसेंट्रिक लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट। यहाँ भी इसेंट्रिक लोड लग रहा है, पर यहाँ अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा इसेंट्रिक लोड लग रहा है, यहाँ पर देखो इस टाइप का अगर मेरा ब्रैकेट है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है और मैंने इसको वॉल में अटैच करना है। ठीक है, वॉल पे मैंने इसको अटैच करना है तो मुझे जॉइंट करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि चलो बोल्टेड जॉइंट से इसको जॉइंट करते हैं बोल्ट से, तो 4 बोल्ट लिए मैंने, 2 यहाँ रखे। ये जो एक्सेज आपको दिखाई दे रही है बोल्ट की एक्सेज है, 2 बोल्ट यहाँ रखे, 2 बोल्ट यहाँ रखे। यहाँ पर आपको केवल 1 बोल्ट दिखाई देगा, यहाँ 1, मतलब कि ये इस टाइप का बना हुआ है। ऐसे करके देखो, ऐसे करके बना हुआ है, 1 बोल्ट यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ऐसे करके। ठीक है, साइड से देखोगे तो आपको 1-1 बोल्ट ही दिखाई देगा। ठीक है, साइड से देखोगे तो 1-1 बोल्ट ही आपको दिखाई देगा। ये 1 बोल्ट हो गया और ये, तो साइड से देखोगे 1-1 बोल्ट ही दिखाई देगा। है वैसे 4 बोल्ट। ठीक है, और सेम साइज के हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि क्या क्या जंक्शंस रख लेने हैं। इसमें भी बताता हूँ, कोई बात नहीं, कि बोल्ट सेम साइज़ के बोल्ट होंगे तो क्या होगा, जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इनके सेंटर पे होगा। ठीक है, तो अगर इसको साइड से देखोगे तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन चारों बोल्ट का कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर। ठीक है, सेम साइज़ के, पहला कंडीशन। दूसरा कि इसमें जो इनिशियल टेंशन है, इनिशियल टेंशन मतलब इनिशियल टाइटनिंग फोर्स, मतलब कि जब इस पे कोई स्टैटिक लोड नहीं लगा है, कोई भी स्टैटिक लोड पी नहीं लगा है, केवल आपने क्या करा है कि आपने इस ब्रैकेट को इस वॉल से अटैच करने के लिए बोल्ट कस दिए हैं, बस इतना करा है, अभी ऑपरेशन में नहीं आया है। तो वो जो आपको पता है कि जब बोल्ट कसते हैं तो टाइट करेंगे तो बोल्ट पे एक इनिशियल टेंशन जरूर आएगा, इनिशियल टेंशन आएगा। ठीक है, तो वो भी चीज़ हमने नेगलेक्ट कर दी है कि इनिशियल टेंशन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और तीसरा कि यहाँ पर जो थ्रेड जॉइंट है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन है ना, जो बोल्ट है हमारा थ्रेडेड है। अब जहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आती है वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता ही है। तीसरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमने नेगलेक्ट कर दिया। चौथा कि जो बोल्ट का जो हम अब जॉइंट कर रहे हैं, हमने ये स्ट्रक्चर और वॉल को लिया है और उनमें होल किया है, 4 होल हमने करे हैं, तो वो जो होल है ना प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस अच्छे से, मतलब कोई ग्राइंडिंग होनी चाहिए, कोई किसी टाइप का बर्न नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़िया प्रॉपर होनी चाहिए होल। ठीक है, और ये कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है और जो ये मेरी वॉल है ये रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, किसी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए इनमें, समझ रहे हो, कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं होनी चाहिए। डिफॉर्मेबल बॉडी होगी तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि फिर डिफॉर्मेशन का के साथ तो मतलब कि रिजिड होनी चाहिए। देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज इन द वॉल। ओके, तो ये 4-5 एजम्पशन हमने ले रखे हैं जब भी हम डिजाइन करेंगे बोल्ट का। ओके, तो स्टार्ट करें। तो पहली बात, अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पर इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। इसेंट्रिक लोड मतलब कि अपने सेंटर ऑफ, जहाँ पर ये लोड लगा है स्टैटिक लोड, ये बोल्ट की सेंटर, जो बोल्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ये 4 बोल्ट हैं, जो ग्रुप है बोल्ट्स का, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हट के लगा हुआ है। अगर इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए जाता तो किसी टाइप का इसेंट्रिसिटी नहीं आती। इसेंट्रिसिटी मतलब कि कितनी डिस्टेंस है इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसके लोड की। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आ रखी है कितनी, हम मान लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी है, ये मेरा लोड लगा हुआ है, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने मान लिया ई।
ई मान लिया मैंने कि इतनी इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। अब तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी जब भी इसेंट्रिसिटी होती है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो आप ये मान के चलो कि दो प्रकार के लोड तो आएंगे, दो लोड तो आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे वो देख लेंगे। जैसे हमने पहले वाले पार्ट में करा था, उसमें भी दो लोड थे। उसमें कौन कौन से लोड थे? एक शियर फोर्स था और एक दूसरा क्या आ गया था? मोमेंटम आ गया था, ठीक है। मोमेंट आ गया तो एक उसी टाइप का यहाँ भी आएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ देखो शियर लोड नहीं आएगा। यहाँ शियर लोड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो शियर लोड कब आता है? जब आप लोड लगाते हो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब शियर फोर्स आता है। अगर आप अलोंग द एक्सिस लगा रहे हो फोर्स, तब क्या आता है? टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो 4 बोल्ट हैं, इनमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा? सबसे पहला टेंसाइल फोर्स। तो हम इससे पहले वाले जो पार्ट में मैंने क्या बताया था कि जो मेरा ये जो लोड P है, इसको मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ ना, ताकि क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर मैं जो लोड ट्रांसफ़र करूँगा वही लोड चारों बोल्ट में डिवाइड होगा। वही लोड चारों बोल्ट, वही लोड जो है क्या कहते हैं, वही जो लोड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जितना लोड है वो बियर करने के लिए हमने बोल्ट लगाया है। वही लोड हमने बियर करने के लिए लगाया है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारे आएगा इन चारों बोल्टों के। तो कौन कौन सा लोड आएगा? एक तो देखो जो ये P टेंसाइल लोड लगा है, यही लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आया है P1, ओके। अब देखो, अब ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ई इसेंट्रिसिटी है तो कुछ डिस्टेंस आया है, तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड ये बोल्ट अराउंड रोटेट करने का ट्राई करेगा, तो एक कपलिंग आएगी, ठीक है। तो कपल टाइप का फोर्स आएगा। तो कपलिंग क्या आएगी? देखो एक लोड इधर लगा है तो एक लोड ऐसे लगेगा, तभी तो कपल बनेगा, तभी तो ऐसे रोटेट, ऐसे होता नहीं है, ये लोड ऐसे और ये नीचे ऐसे, तो ऐसे तभी तो दो कपल बनते हैं, तभी तो रोटेट होता है नहीं। तो कपलिंग आएगी, आ गई। तो ये मान लिया मैंने, कितनी आई? P2। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जो ये P लोड है ना, ये P1 = P2 है। भाई यही तो हमने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर, यही लोड P क्या टेंसाइल देगा और कपलिंग भी देगा, क्योंकि ये लोड P यही टेंसाइल देगा, ये कपलिंग भी देगा। भाई कपलिंग क्या होगा? सेम लोड का कपलिंग तो होता है, जैसा जितना P यहाँ पर होगा उतना ही तभी तो रोटेट करेगा, सेम P होगा और सेम टेंसाइल फोर्स। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो आया है, इसी को रोकने के लिए हमने बोल्ट लगाए हैं, जॉइंट किया है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर पहली बात ये हो गई कि जो P1 और P2 है वो किसके इक्वल है? P के, ठीक है। हमने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए CG पे, हमने दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिए, और वो किसके इक्वल है? P के, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिए इक्वल और अपोजिट, दोनों कैंसिल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, हमने वही लोड यहाँ पर यहीं पर ट्रांसफर किया। वो जो लोड P था यहाँ ट्रांसफर किया है, ठीक है। वो लोड जो था यहाँ पर लगाया हमने, ताकि उससे हमको एक टाइप का वो फोर्स मिल जाए, ठीक है। तो P1 P2 P, ठीक है, दो इक्वल और अपोजिट हमने फोर्स लगा दिए थ्रू द CG। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा कि जो हमारी ये इसेंट्रिसिटी है ये कितनी है, कितनी है? देखो मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने ये मान लिया कि जो मेरा बोल्ट 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 ये कितनी डिस्टेंस पर है? P से X डिस्टेंस पे मैंने मान लिया। और जो ये वाली एक्सिस बोल्ट की और ये वाली एक्सिस, तो ये B है, तो ये कितना है? B/2। कैसे? क्योंकि भाई ये बोल्ट और ये बोल्ट B सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे तो होगी, इनके
ठीक है, तो ये b/2, तो ये कितना हो गया e, b/2 माइनस एक्स, ठीक है, b/2 माइनस एक्स हो गया। अब यहां पर देखो कि तीसरी बात, अब हम जो लोड हमने यहाँ पर P लगाया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो लोड P लगा है उसकी वजह, जो P1 लोड लगा है, हाँ जो P1 लोड लगा है उसकी वजह से जो ये 4 बोल्ट हैं इनमें क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि देखो टेंसाइल फोर्स CG पर लगा हुआ है। अब वो जो P1 लोड है वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा है, और चारों का जो बोल्ट है वो साइज सेम है और चारों इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो जो P1 फोर्स है वो चारों में इक्वली डिवाइड होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये मान लिया कि प्राइमरी फोर्स PP, मैंने मान लिया प्राइमरी फोर्स लग रहा है PP चारों बोल्टों पे, तो कितना डिवाइड होगा, P1 डिवाइडेड बाई 4 होगा, P1 डिवाइड मतलब P डिवाइड बाई 4, ठीक है, P डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया है नहीं। तो यहां से प्राइमरी फोर्स हमारा आ गया। चलो एक फोर्स तो हमारा इन एक बोल्ट पे हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा किस वजह से आएगा, कपलिंग की वजह से, जो ये मोमेंटम लगा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये P फोर्स और P2 फोर्स, ठीक है, कि जब ये P फोर्स और P2 फोर्स कपल बनाएंगे, रोटेट कराएंगे, तो क्या होगा, ये होगा, समझ गए, ऐसे करके टिल्ट हो जाएंगे, ऐसे करके टिल्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है नहीं भाई, ये ऐसे करके इसको रोटेट कराएगा तो ऐसे करके टिल्ट हो जाएगा। इसके अबाउट यहाँ पर CG है, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने L1 मान लिया, और ये यहाँ से मैंने जहाँ से टिल्ट हुआ है ना, जहाँ से टिल्ट हुआ है वहाँ से मैंने L1 डिस्टेंस मान ली किसकी, बोल्ट 1 और 4 की, और L2 डिस्टेंस मान ली किसकी, बोल्ट 2 और 3 की, ठीक है। तो टिल्ट होंगे, इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गए, ठीक है। अब जब टिल्ट हो गया तो क्या होगा भाई, बोल्ट 1 और 4 इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, बोल्ट 2 और 3 इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आप जब यहाँ पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये कितना डिफॉर्मेशन हुआ, मान लिया मैं Δ2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, Δ1 हुआ। ये मैंने पहले बता दिया पहले वाले लेक्चर में ना कि Δ2 इस बोल्ट का कितना डिफॉर्मेशन हुआ, Δ2, इस बोल्ट का कितना हुआ, Δ1, होगा नहीं, पर ये अगर हुआ तो, क्योंकि बोल्ट हमने लगाई है कि ये टिल्ट ना हो, लगाई उसी वजह से, पर हमें डिज़ाइन करना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ इसका, Δ2, इसका Δ1। अब देखो भाई, अगर मैं इसको ट्रायंगल मान लूँ, ये वाले को पोर्शन को छोटा वाला जहाँ पर Δ1 डिफॉर्मेशन हुआ है, और एक ये बड़ा वाला जहाँ Δ2 डिफॉर्मेशन हुआ है, तो ये एंगल दोनों के लिए सेम है। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो एंगल होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है, ठीक है, इसकी आर्क कितनी है, Δ2, रेडियस मान लो कितनी है, L2, है नहीं, L2 मान लो, बहुत छोटा सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, मैं दिख रहा ज़्यादा है, पर L2 होगी रेडियस, ठीक है। और इसमें नीचे वाले में कितना, Δ1 और L1, मतलब कि एंगल तो दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब कि डिफॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत होगा वो किसकी प्रोपोर्शनल है, लेंथ की। कौन सी लेंथ, जो जहाँ जिस पोजीशन से टिल्ट हो रहा है उस बोल्ट एक्सिस से उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है फोर्स P क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, एप्सिलॉन स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय
ओरिजिनल लेंथ। तो भाई ये क्या हुआ, एप्सिलॉन इसके प्रोपोर्शनल, सिग्मा एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल, फोर्स सिग्मा के प्रोपोर्शनल। तो आपको क्या लगेगा कि जो फोर्स P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा के। तो यहाँ से क्या निकल के आया, जो फोर्स P है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, L के। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स लगेगा, भाई यहाँ पर टेंसाइल फोर्स ही तो लगेगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा है यहाँ भी टेंसाइल फोर्स लग रहा था P1 की वजह से, और जो कपल मोमेंटम आएगा उसकी वजह से भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो कितना तो PT2 और PT3, क्योंकि दोनों बोल्टों में PT2 और PT3 टेंसाइल फोर्स लगेगा। और नीचे कितना लगेगा, PT1 एंड PT4, ठीक है। तो वो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो PT1, PT2 और PT3 टेंसाइल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L2 के। और PT1 एंड PT4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L1 के। समझ गए, इसके प्रोपोर्शनल है L1 के। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जो टेंसाइल फोर्स PT2 और PT3 है ना, दोनों इक्वल है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। और PT1 और PT4 दोनों इक्वल है, क्यों, ठीक है, क्योंकि सेम साइज के बोल्ट है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो नीचे वाले में सेम फोर्स लगेगा, ऊपर वाले में सेम। तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ओके, अब देखो ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जिसका जितना ज़्यादा मतलब जो लेंथ है, मतलब कि यहाँ से PT मैक्स क्या निकल के आया, यहाँ से PT मैक्स क्या निकल के आया, PT2 या PT3, ठीक है। PT मैक्स क्या है, PT2 डिवाइड बाई PT3। क्योंकि PT2 और PT3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 है। अब L2 ज़्यादा है तो PT मैक्स और PT2 PT3 ज़्यादा होंगे, क्योंकि L2 लेंथ ज़्यादा है ना, L1 कम है। तो PT मैक्स क्या है यहाँ से, PT2 PT3, ठीक है, PT2 और PT3। अब आपको निकालना क्या है, PT2 निकालना है, टेंसाइल फोर्स जो ये है निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकालेंगे। ये अब आपको पता है PE क्या है, कपल, PE, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। अब ये इक्वल किसके होगा भाई, क्योंकि ये होना तो है नहीं, तो इसका जो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा इस टिल्ट को, रेस्ट्रिक्ट करने में कौन करेगा, बोल्ट ही तो करेंगे। तो बोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगाएगा, तो वो क्या लगाएगा, वो किसके अबाउट लगाएगा, इसके अबाउट। तो ये क्या लगेगा, PT2 इंटू L2, ठीक है। अब PT2 L2, PT3 L2। अब PT2 और PT3 दोनों इक्वल है, तो मैं 2 टाइम्स लिख दूं, ऐसे ही PT1 L1, ठीक है। अब यहाँ से PT2 और PT2 हमको निकालना क्या है, PT2 निकालना है, क्योंकि हमको PT मैक्स निकालना है, ना। तो PT2 कैसे निकालेंगे, तो PT2 होता है आपका PT1 ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में ना मैंने ये करवाया था, PT1 डिवाइड बाई L1 L1 L2। PT2 होता है आपका PT L2 डिवाइड बाई L2 डिवाइड बाई L1, ठीक है। तो यहाँ से आप PT2 PT1, तो यहाँ से क्या करो, PT1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, L1 L2 आपको पता है, PT2 आपको निकल जाए, PT2 आपको निकल जाएगा तो PT मैक्स आपको निकल जाएगा, ठीक है, PT मैक्स निकल जाएगा। तो मतलब कि आपको 2 फोर्स निकल गए, कौन से, एक तो आपको मोमेंटम की वजह से जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर निकला, और एक आपको ये इसके वजह से, ठीक है, इसके टेंसाइल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा,
अब आपका इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा फिर? रिजल्टेंट होगा PT2 प्लस PP। एक फोर्स की बात कर रहे हैं, PP प्राइमरी फोर्स, PY4। अब PT2 एक बोल्ट पर निकाल लेंगे ना, जिसमें सबसे ज़्यादा है उसी पर निकालेंगे। तो R मैक्स यहाँ से आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब जब रिजल्टेंट आ गया तो हम क्या निकालेंगे? सिग्मा T मैक्सिमम लेस देन होना चाहिए सिग्मा परमिसिबल के, होना चाहिए। तो सिग्मा T क्या होगा? R मैक्स डिवाइडेड बाई π/4 DC स्क्वायर, लेस देन होना चाहिए सिग्मा परमिसिबल के। सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू आपको टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया होगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा। R मैक्स आपको पता है, DC यहाँ से आप निकाल लोगे। तो DC तो निकालना होता है, कोर डायामीटर ही तो निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ कोर डायामीटर आपको पसंद, क्योंकि कोर डायामीटर ही तो मैंने आपको पहले बताया कि डिजाइनिंग में आपका कोर डायामीटर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप क्या निकाल लोगे? नॉमिनल डायामीटर। कैसे निकलेगा? DC डिवाइड बाई 0.84। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए ना मेरा पहला वाला पार्ट आप देख लो पहले, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर पहला पार्ट आप देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप DC निकालोगे, DA निकालोगे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट खत्म हो गए, इसके 2-3 केस थे, सब खत्म कर दिए। अब आगे पढ़ेंगे रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, चलिए।